हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लास्ट क्लास में हम जब बात कर रहे थे मनी बिल के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे फाइनेंस बिल के बारे में, यानी कि वित्त विधेयक के बारे में। जनरली दोनों को एक ही समझा जाता है कि वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज फाइनेंशियल बिल्स, वित्त विधेयक होते क्या है, और लास्ट में जब क्लास को कंक्लूड करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी धन विधेयक या वित्त विधेयक दोनों एक दूसरे से अलग किस आधार पर है, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल। सबसे पहले तो जान लेना ये जरूरी है कि फाइनेंशियल बिल होते क्या है। तो वर्डली अगर आप देखें, वैसे तो आर्टिकल 117 में इनके बारे में बताया गया कि फाइनेंशियल बिल मीन्स ये वाले बिल, इन मदों से संबंधित बिल। लेकिन फिर भी जनरली आप जैसे लर्न करने के पर्पज से अगर हम जैसे इसके वर्ड पर जाए कि फाइनेंशियल बिल मतलब बिल्स विच आर रिलेटेड टू फाइनेंस, ऐसे बिल जो कि फाइनेंस से संबंधित है या फिर वित्त से संबंधित है, वो सभी बिल्स क्या होंगे, फाइनेंशियल बिल्स होंगे। ठीक है, तो जनरली आप वित्त से मतलब समझ लीजिए कि जो मोस्टली खर्चों से संबंधित है, जो गवर्नमेंट के जैसे एक्सपेंसेस से ज़्यादा संबंधित है। फॉर एग्जांपल कोई टैक्स, मान लीजिए कहीं टैक्स इम्पोज करना है या टैक्स को अल्टरेशन करना है, किसी प्रकार का टैक्स में चेंज करना है। ठीक है, ये तो किससे संबंधित हुए, ये पहले भी आपने पढ़े थे, कहाँ हुए, धन विधेयक से संबंधित। ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था कि जो धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक होता है। मनी बिल जो है वो क्या होता है, वित्त विधेयक भी होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक यानी कि सभी फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल नहीं होते। अभी हम आगे जब उनकी कैटेगरीज पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि फाइनेंस बिल से रिलेटेड आर्टिकल 110 के कुछ जो विषय है, मतलब आर्टिकल 110 में जब हम धन विधेयक पढ़कर आए थे, उनमें जो विषय दे रखे थे उससे संबंधित विषय जो है वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, जो आर्टिकल 110 में है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स इम्पोज करने से संबंधित विषय या टैक्स में कोई अल्टरेशन करने से संबंधित विषय। इसके अलावा गवर्नमेंट, सरकार के रेवेन्यू से संबंधित विषय या सरकार के खर्चों से संबंधित विषय। ठीक है, आदि इत्यादि कोई भी विषय जो है क्या है, एग्जाम्पल है किस चीज का, फाइनेंशियल बिल्स का। तो एक चीज तो आप पहले ही हमें क्लियर कर लीजिए कि जो धन विधेयक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए यहाँ पर दो धन विधेयक, वित्त विधेयक होते हैं। मनी बिल्स जो है वो क्या होते हैं, मनी बिल्स इज अ मतलब एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल। ठीक है ना, बट एवरी फाइनेंशियल बिल इज नॉट अ मनी बिल। ध्यान रखिएगा, ठीक है, मनी बिल जो है वो फाइनेंशियल बिल है, लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते हैं। क्लियर हो गई बात। जैसे आप यहाँ भी ऐसी कैटेगरी बना के देखिए, अगर मान लीजिए ये फाइनेंशियल बिल है, ये बड़ा, और तो हम मनी बिल क्या कहेंगे, ये क्या है, मनी बिल, और ये क्या है, फाइनेंशियल बिल। इससे समझ में आया। तो मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल में ही क्या है, इंक्लूड हो गया, जबकि फाइनेंशियल बिल की जो स्कोप है वो क्या हुआ, ज्यादा वाइड हो गया, ज्यादा बड़ा है ना इसका स्कोप। क्योंकि फाइनेंशियल बिल में तो अन्य तरीकों के भी वित्त विधेयक शामिल हो सकते हैं, जैसे सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंसेस से संबंधित, कंसोलिडेटेड फंड से कोई खर्चा करना है उससे संबंधित हो गए। ठीक है, तो इस तरीके के जो बिल्स होते हैं ना वो फाइनेंस बिल होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, बट ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स। क्लियर। देखिए जैसे अगर और भी इसको देखिए यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आए। फाइनेंशियल बिल्स को आर्टिकल 117 में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है मनी बिल, जो बता रखा है आपको कहाँ पर, आर्टिकल 110 में धन विधेयक के इस बारे में बात करी गई है। अगर आप आर्टिकल 117 को देखते हैं तो वहां पर जो है मनी बिल के बारे में पहले पढ़कर आ ही चुके हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल 110 में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे रखे हैं, कैटेगरीज दे रखी है आपकी, कि ए पॉइंट में, ये बी में, ये हमने पढ़ा था। ठीक है ना, जैसे कि आपको मान लीजिए सरकार ने कोई बोरो करना है पैसे, या कॉन्सुलेट फंड या कंटिजेंसी फंड में कोई राशि आ रही है, पब्लिक जो अकाउंट है उसमें कोई राशि आ रही है, तो ये सारी मदे हमने कहाँ पढ़ी थी, 110 में। और ये क्या होगा, आपका धन विधेयक होगा। तो इस तरह से फाइनेंशियल बिल की एक कैटेगरी तो क्या हो गई, मनी बिल। ये चीज क्लियर हो गई, मनी बिल क्या हो गया, फाइनेंशियल बिल। अब आते हैं सेकेंड कैटेगरी, फाइनेंशियल बिल का पार्ट ए, जिसको कहाँ बता रखा है, आर्टिकल 117 के क्लोज 1 में। आर्टिकल 117 का क्लोज 1 बताता है एक प्रकार के जो वित्त विधेयक है उनकी कैटेगरी के बारे में। ये वित्त, और आर्टिकल 117
3 ये बताता है फाइनेंशियल बिल्स की सेकंड कैटेगरी के बारे में। दोबारा देखिए, मनी बिल तो फाइनेंशियल बिल में शामिल है ही, क्लियर हो गई बात। फिर हम यहाँ बात करते हैं कि तो फाइनेंशियल बिल्स को आर्टिकल 170 में दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पहला क्लोज 1 में, दूसरा क्लोज 3 में। अब देखिए ये दोनों भी अलग है किन्हीं मायने में। अब हम बात कर रहे हैं केवल और केवल 117 के क्लोज 1 में दिए गए वित्त विधेयकों की, ठीक है। सबसे पहले ऐसे फाइनेंशियल बिल जिनके बारे में आर्टिकल 117 क्लोज 1 में दे रखा है, ये ऐसे बिल्स हैं जो कि धन विधेयकों से संबंधित उनसे जो विषय है इनसे संबंधित विषयों से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या ऐसे विषय भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो आर्टिकल 110 के बाहर के हो, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। जो विषय यहाँ से संबंधित होंगे, मनी बिल से संबंधित, या फिर उनसे कोई बाहर के विषय होंगे जो 117(1) के अंतर्गत आ रहे हैं, ऐसे विषय जो 117(1) के अंतर्गत आ रहे हैं, वो ऐसे बिल कहाँ प्रस्तावित किए जाएंगे, केवल और केवल लोकसभा में। सेकंड, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के बाद भी, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद भी ये लोकसभा में प्रस्तावित किए जाएंगे, उससे पूर्व नहीं। कौन से बिल, जो 117(1) की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कहता है, अब देखिए ये बिल क्या हो गए, लोकसभा में आ गए, लोकसभा ने इनको पास कर दिया साहब। अब ये कहाँ चले गए, राज्यसभा में, ठीक है ना, अपर हाउस में चले गए। अब अपर हाउस क्या करेगा, अपर हाउस को दो पावर है इनके संबंध में, वो इनको अमेंड भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। ध्यान रखिए, वो इनको अमेंड भी कर सकता है, इसमें इन बिल्स में किसी प्रकार का संशोधन का भी उसको अधिकार है, या उसको रिजेक्ट करने का भी अधिकार है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए दोनों ही हाउसेस में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो कोई डेडलॉक हो गया है, दोनों में गतिरोध हो गया है बिल को लेकर, तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। ज्वाइंट सेशन का यहाँ पर प्रोविजन है। तो एक चीज ध्यान रखिए, आप यहाँ पर इन दोनों को नोट कर लीजिए कि ये जो है ये सिमिलरिटीज है, ध्यान रखिए, किससे, मनी बिल की और फाइनेंस बिल की। जो आपको फर्स्ट कैटेगरी दे रखी है फाइनेंस बिल की, उसको फर्स्ट कैटेगरी इन दोनों बातों में समान है, मनी बिल के, ध्यान रखना, बाकी अन्य बातों में अलग है। ये यहीं पर आप नोटिस कर लें, क्या केवल दो ही समानताएं हैं 117(1) और मनी बिल में। क्या यहाँ पर जो अन्य विषय, जो धन विधेयक से संबंधित कोई खर्चों से संबंधित जो अन्य विषय है, या इनसे बाहर कोई विषय है, 110 के बाहर का कोई विषय हमें यहाँ शामिल होगा, और वो विषय जिस पर ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ये केवल दो ही बातों में समान होगी, धन विधेयक के समान, केवल दो ही समानता है। ये धन विधेयक की तरह ये भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होंगे, और इनको भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये दो ही सिमिलरिटीज है, बाकी ये सारे क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। क्लियर हो गई बात। ये बाकी पॉइंट क्या बताते हैं, मनी बिल और इस पार्ट ए में, फाइनेंशियल बिल में डिफरेंस बता रहे हैं बाकी के पार्ट जो मैं अब पढ़ रही हूँ आपको। तो अब देखिए, अब डिफरेंस से रिलेटेड पार्ट्स हम देखते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पर ये कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस क्या बता रहा है, राज्यसभा के पास दो अधिकार है, एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है उस बिल को। अब आप बताइए कि क्या मनी बिल में ऐसा कोई अधिकार था क्या राज्यसभा, नहीं था ना। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपको याद होगा, वहां पर राज्यसभा का क्या था कि वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन 14 डेज तक अपने पास रह सकती है, अदरवाइज 14 डेज से ज्यादा रोकती है, या कोई भी संशोधन करे, ये लोकसभा पर डिपेंड करता है कि वो उनके द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस को, सजेशंस को स्वीकार करे या नहीं करे। बिल तो पास हुआ, दोनों सदनों से पास हुआ माना जाएगा। पूरे के पूरे जो अधिकार थे वो किसके पास थे, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास थे, राज्यसभा को बहुत कम अधिकार थे उसके संबंध में। क्लियर हो गया बात। फिर हम बात करेंगे ज्वाइंट सेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो है, जैसे ही दोनों में डेडलॉक होता है तो ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है, दोनों का ही संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। कहाँ पढ़ा था हमने संयुक्त सत्र, इन विच आर्टिकल 108। ध्यान रखिए इन चीजों को, ठीक है। मनी बिल में ऐसा कोई प्रोविजन था, नहीं था। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर, अब देखिए जैसे ही दोनों सदनों से पास हो गया, बिल कहाँ चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। तो क्या प्रेसिडेंट को अब अधिकार है, अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या राइट्स है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, या उसको रिजेक्ट कर सकता है, या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए, यानी कि पुनर्विचार के लिए वापस सदनों में भेज सकता है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट को तीनों अधिकार दे दिए उसको, जैसे ऑर्डिनरी बिल में हमने पढ़ा था,
सदन को भेज सकता है। क्लियर हो गई बात। मनी बिल में तो ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं, तो इन पॉइंट्स पर जो है मनी बिल इससे अलग हो गया, डिफरेंट है। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया फाइनेंशियल बिल का पार्ट 1। ठीक है, अब फाइनेंशियल बिल का जो पार्ट 2 है उस पर देखिए। फाइनेंशियल बिल का पार्ट 2 जो बात करता है वो बात करता है आपके आर्टिकल 170 क्लोज 3 में। ठीक है, फाइनेंशियल बिल के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करते हैं। ठीक है, आप तब तक जहां तक मैंने आपको आज यहाँ तक पढ़ा दिया आर्टिकल 117 का क्लोज 1, इसको आप कवर अप कर लीजिए। ठीक है ना, इसको देख लीजिए, मनी बिल का डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल 117 के क्लोज 3 पर। ठीक है, थैंक यू ऑल।